इंडिया का अब तक का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला और रिक्वेस्टेड केस। और इस केस की रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू नो कि क्यों लोग इतना ज्यादा जानना चाहते हैं इस केस के बारे में, क्योंकि इस केस में इतने सारे लूप होल्स हैं कि ये सुलझने के बजाय और उलझता हुआ दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे कि क्यों इस केस को ना तो पुलिस और ना ही सीबीआई की दो अलग अलग टीम सॉल्व कर पाई, और क्या हुआ था 15 मई की रात को नोएडा के उस फ्लैट में, और अब 2026 में क्या स्टेटस है इस केस का। इस केस में इतनी सारी माइनर डिटेल्स हैं कि जिनको एक्यूरेट रख के बात करने और ठीक से समझने के लिए आई विल हैव टू डिवाइड दिस केस इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट यही है और सेकंड पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लैट नंबर L32 जलवायु विहार नोएडा सेक्टर 25 उत्तर प्रदेश। फ्लैट में टोटल 4 लोग रहते थे। डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी वाइफ डॉक्टर नुपुर तलवार, उनकी 13 साल की बेटी आरुषि और उनका एक हाउस हेल्प हेमराज याम प्रसाद बंजाड़े। सो बारी बारी से सबके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरुषि तलवार 24 मई 1994 को दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। वो DPS नोएडा में पढ़ती थी। अकॉर्डिंग टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स शी वाज द ब्राइट स्टूडेंट एंड टॉपर ऑफ द क्लास। और वो भी बड़े होकर अपने पेरेंट्स की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। इनफैक्ट जिस रात उसकी डेथ हुई थी उस रात भी वो चेतन भगत की नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। शी वॉज वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव। अकॉर्डिंग टू हर मदर नुपुर तलवार, जब आरुषि अराउंड 10 साल की थी तो स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी गजल। तो गजल ने और आरुषि ने मिलकर स्कूल में एक पेड़ लगाया था। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े टाइम बाद एक स्विमिंग पूल एक्सीडेंट में गजल की डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद से जब भी आरुषि स्कूल में जाती थी तो वो अपनी वाटर बॉटल से पहले उस पेड़ को पानी देती थी और उसके बाद अपने क्लासरूम में जाया करती थी। दिस इज जस्ट टू पेंट द पिक्चर कि वो किस टाइप की बच्ची थी। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। दोनों ही पेरेंट्स डेंटिस्ट थे। नोएडा सेक्टर 27 में घर से कुछ ही दूरी पर उनका एक क्लिनिक था। ये क्लिनिक ये लोग डॉक्टर अनीता एंड प्रफुल्ल दुरानी के साथ शेयर करते थे, जो कि उनके बिजनेस पार्टनर्स और फैमिली फ्रेंड्स भी थे। इसके अलावा तलवार फोर्टिस हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स देखते थे। डॉक्टर राजेश ITS डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में पढ़ाते भी थे। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली थी। नाउ विल टॉक अबाउट हेमराज। हेमराज इंसिडेंट के 8 महीने पहले ही तलवार के घर पर काम करने के लिए आए थे। इससे पहले विष्णु थापा नाम का एक हाउस हेल्प था जो तलवार के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा था। जब वो छुट्टी पर गया था तो वो अपने जगह पर हेमराज को रख कर गया था, लेकिन जब वो छुट्टी से वापस आया तो तलवार ने उसको हटाकर हेमराज को ही परमानेंट अपने काम पर रख लिया था। हेमराज 45 साल के थे और नेपाल के अर्घकांची जिले के धारापानी विलेज के रहने वाले थे। अब बात करते हैं इंसिडेंट वाले दिन की। 15 मई 2008 आरुषि की मॉम ने क्लिनिक से 1 बजे आकर 1:30 बजे तक आरुषि को स्कूल से पिक किया था और वहां से दोनों साथ में घर पर गए थे। वहां उनको राजेश की एक सिस्टर वंदना मिली तो इन तीनों ने मिलकर साथ में लंच किया। लंच के बाद नुपुर और वंदना चले गए क्योंकि नुपुर को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक फोर्टिस हॉस्पिटल में जाना होता था। सो शी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल एंड केम बैक अराउंड 7:30। डॉक्टर राजेश मॉर्निंग 8:45 से लेकर 3:30 तक ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाते थे और वहीं से अपने क्लिनिक जाकर रात को 8:30 तक पेशेंट्स देखते थे। उसके बाद उनका ड्राइवर उमेश शर्मा उनको घर पर छोड़ता था। 15 मई को उमेश ने डॉक्टर राजेश को 9:30 पर उनके अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप किया क्योंकि उनके अपार्टमेंट में कार पार्किंग नहीं थी या फिर जो भी रीजन रहा होगा। तो उमेश उनको वहां पर ड्रॉप करके नुपुर के पेरेंट्स के यहाँ पर कार पार्क करने जाता था, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। 9:40 पर उमेश कार पार्क करके तलवार से घर पर आया और कार की चाबी और बैग हेमराज को हैंडओवर किया। शर्मा ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जब वो चाबी और बैग हेमराज को हैंडओवर करने आया था तो नुपुर और आरुषि डाइनिंग टेबल पर थे और राजेश अपने रूम से बाहर निकल रहे थे। हेमराज ने डिनर प्रिपेयर कर लिया था और ये लास्ट बार था जब किसी भी बाहर वाले इंसान ने आरुषि और हेमराज को जिंदा देखा था। अकॉर्डिंग टू द वॉचमैन ऑफ द बिल्डिंग, उमेश के जाने के बाद ना तो कोई इस बिल्डिंग के अंदर आया और ना ही कोई इस बिल्डिंग से बाहर गया। सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। 9 दिन बाद यानी 24 मई को आरुषि का बर्थडे आने वाला था। सो उसके मॉम डैड ने उसको एज अ सरप्राइज एंड अर्ली गिफ्ट सोनी का DSCW 130 कैमरा उसी रात देने का डिसाइड किया। कैमरा पाकर ऑफ कोर्स आरुषि बहुत खुश थी। उसने उसमें काफी सारे फोटोज क्लिक किए, अपनी मॉम डैड के। कुछ फोटोज उसने वहां से डिलीट भी किए जो उसको पसंद नहीं आ रहे थे। लास्ट फोटो वाज टेकन फ्रॉम दिस कैमरा 10:10 PM। इसके बाद पेरेंट्स अपने रूम में और आरुषि अपने रूम में चले गए। रात 11 बजे राजेश ने अपनी वाइफ नुपुर से इंटरनेट राउटर ऑन करने के लिए बोला, जो कि आरुषि के रूम में था। जब राउटर ऑन करने नुपुर आरुषि के रूम में गई थी उस टाइम आरुषि द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। उन्होंने राउटर ऑन किया और अपने रूम में वापस आ गई। अब आरुषि का जो ये रूम था इसमें सेल्फ
लॉकिंग सिस्टम था, मतलब अंदर से तो खुल जाएगा बट बाहर से खोलने के लिए कीज की जरूरत पड़ती थी और कीज पेरेंट्स के रूम में होती थी। मैं ये टाइमलाइन और छोटी छोटी डिटेल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से हुई थी या नहीं और एक्चुअल में किए किसने थे। सो बैक टू द टाइमलाइन। इसी टाइम पर घर के लैंडलाइन पर राजेश के लिए यूएस से एक फोन कॉल आया जिसको उन्होंने आंसर किया, विच इंडिकेट्स के फोन रिंग पर था, साइलेंट नहीं था और ये लैंडलाइन फोन पेरेंट्स के रूम में था। रात 11:41 पर राजेश ने अपने लैपटॉप से एक ईमेल सेंड किया, लेकिन इंटरनेट की लास्ट यूजेज 12:08 की रिकॉर्ड हुई थी, मतलब वो इस टाइम तक भी इंटरनेट सर्व कर रहे थे। इसी टाइम पर मतलब 12 बजे के आसपास ही आरुषि के एक फ्रेंड अनमोल ने आरुषि के मोबाइल पर और घर के लैंडलाइन पर कॉल किया, बट दोनों ही कॉल्स रिसीव नहीं हुई। 12:30 बजे उसने आरुषि के मोबाइल पर एक SMS भी सेंड किया, बट ये मैसेज कभी रिसीव नहीं हुआ। इट वॉज वियर्ड क्योंकि इतनी जल्दी आरुषि नहीं सोती थी और समर वेकेशंस में इतनी जल्दी कौन बच्चा सोता है, और अभी थोड़ी देर पहले तक तो पेरेंट्स भी जाग ही रहे थे ना। अब रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का डिस्क्रिप्शन कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं ये पेरेंट्स की तरफ से ही आई हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो रात 12 बजे सो गए थे और उनके रूम का एसी इतनी आवाज करता है कि वो बाहर का कुछ भी सुन ही नहीं सकते। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि दोनों का रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही हुआ था। 16 मई को सुबह 6 बजे तलवार्स की मेड भारती ने डोरबेल बजाई, जो तलवार्स की रेगुलर मेड कल्पना की जगह पर 7 दिन पहले ही काम पर आई थी, क्योंकि कल्पना छुट्टी पर गई हुई थी। फर्स्ट डोरबेल बजाकर वो स्टेयर्स से ऊपर बाल्टी और पोछा लेने के लिए गई। जब तक वो वापस आती थी तब तक हेमराज डोर ओपन कर देते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। भारती ने सेकंड टाइम बेल बजाई, लेकिन तब भी डोर ओपन नहीं हुआ। जब उसने तीसरी बार बेल बजाई तो नुपुर ने सबसे अंदर का वुडन डोर ओपन किया। सबसे अंदर वाला मतलब तलवार्स के एंट्रेंस पर 3 डोर थे। सबसे बाहर का मैश डोर, फिर उससे अंदर आकर एक लोहे का ग्रिल डोर और फिर उसके बाद घर का वुडन डोर। इस डोर से एंट्री करने पर घर के ड्राइंग डाइनिंग एरिया में एंट्री होती थी। यहाँ से 3 रूम के एंट्रेंस थी, एक सर्वेंट्स रूम जहाँ पर हेमराज रहा करते थे, आगे जाकर सामने पेरेंट्स का रूम और इसी के साथ आरुषि का रूम। हेमराज के रूम की एक एंट्री बाहर के ग्रिल डोर और मैश डोर के बीच से भी होती थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये वाला डोर काफी टाइम से ओपन ही नहीं हुआ था। सो हम लोग टाइमलाइन में कहाँ पहुंच गए थे। हाँ, सो नुपुर जी ने अंदर का वुडन डोर ओपन किया और भारती से बोला कि हेमराज कहाँ है। इस पर भारती ने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई हूँ। फिर आगे आकर नुपुर ने उस ग्रिल डोर को धक्का दिया जो कि ओपन नहीं हुआ। फिर वहीं से नुपुर जी ने भारती से बोला कि हेमराज शायद दूध लेने के लिए गया हुआ, तुम थोड़ा वेट कर लो, वो आ जाएगा। देन भारती रिप्लाइड कि मुझे और जगह काम करने भी जाना है, तो अगर आपके पास डुप्लीकेट चाबियां हो तो आप बाहर से फेंक दो, मैं नीचे जाकर उठाकर ले आऊंगी। नुपुर ओके बोलकर अंदर गई और जाते हुए उन्होंने हेमराज को एक बार और आवाज लगाई। ये बात भारती ने भी सीढ़ियों से उतरते वक्त सुनी थी। फिर उन्होंने वहीं से हेमराज के नंबर पर एक बार कॉल की, जो कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक कॉल रिसीव हुई थी, बट कुछ ही सेकंड बाद कट गई थी। दोबारा कॉल करने पर फोन स्विच ऑफ आने लगा और इसके बाद से वो फोन कभी ऑन ही नहीं हुआ। जब फोन की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता लगा कि जिस टाइम नुपुर ने उस नंबर पर कॉल की थी तो वो फोन उसी बिल्डिंग की प्रीमाइस के अंदर था, बट इट वॉज नेवर फाउंड। सो भारती नीचे गई और नुपुर ने चाबियां ऊपर से फेंक दी। जब नुपुर वापस अंदर आई तब तक राजेश भी उठ चुके थे और लिविंग एरिया में आ गए थे। जब वो डाइनिंग एरिया में आए तो उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी एक स्कॉच विस्की बोतल पर पड़ी, जो कि खाली थी। तो उन्होंने नुपुर जी से पूछा कि ये बोतल यहाँ पर किसने रखी है। नुपुर जी रिप्लाइड कि मुझे नहीं पता। इट वॉज अनयूजुअल क्योंकि लास्ट नाइट को ये विस्की की बोतल किसी ने भी नहीं पी थी। उनका ध्यान सडनली आरुषि के रूम की तरफ गया, जो कि लॉक नहीं था। इनफैक्ट वो थोड़ा सा खुला हुआ था। एंड एज आई टोल्ड यू कि इस घर के सारे दरवाजे सेल्फ लॉकिंग सिस्टम के साथ थे और बाहर से चाबी से ही खुलते थे, और वो डोर ना तो राजेश ने और ना ही नुपुर ने खोला था। वो फौरन आरुषि के रूम की तरफ भागे और जैसे ही अंदर गए उनकी चीख निकल गई। आरुषि की बॉडी उसके बेड पर थी, उसका गला कटा हुआ था। नुपुर जी शॉक की वजह से काफी देर तक कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। तब तक भारती भी ऊपर आ चुकी थी और एक और शॉकिंग बात ये थी कि अब जब दोबारा भारती ऊपर आई तो उसने उस मैश डोर को जब धक्का दिया तो वो बिना चाबी के ही खुल गया, और अंदर वाला जो ग्रिल डोर था वो बस लैच से अटका हुआ था। उसने लैच खोला और अंदर चली गई। जब वो अंदर आ रही थी तो उसने घर के अंदर से किसी के रोने की आवाजें सुनी, तो उसको लगा शायद घर में कोई चोरी हो गई है। पर तभी नुपुर रूम के बाहर आई और भारती से बोला कि देखो हेमराज क्या करके चला गया। जब भारती ने देखा तो बॉडी ब्लैंकेट से ढकी हुई थी और नुपुर ने ब्लैंकेट हटाकर भारती को दिखाया। भारती ने नुपुर को कंसोल करने के बाद बोला कि क्या मैं किसी को बाहर से बुलाऊं,
देन नुपुर जी रिप्लाइड के यस। तो भारती ने बिल्डिंग के कुछ लोगों को इन्फॉर्म किया। अराउंड 7 o'clock तलवार के घर पर करीब 15 लोग थे, जिनमें नुपुर के पेरेंट्स, राजेश के ब्रदर और कुछ लोग और थे। तलवार के नेबर पुनीश राय टंडन ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा। खबर इतनी तेजी से फैल रही थी कि 8 बजे तक वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इनफैक्ट अब तो वहाँ पर मीडिया भी आ गई थी। पुलिस के आने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम और उसके कपड़े, पिलो, मैट्रेस का टुकड़ा और बेड शीट को फोरेंसिक लैब भेज दिया गया और यहीं से शुरू होती है पुलिस की नेग्लिजेंस। पुलिस ने आने के बाद भी क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया, बल्कि उस घर के अंदर कोई भी आराम से आ और जा रहा था। अकॉर्डिंग टू द सीबीआई 90% एविडेंस पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। इस केस में बहुत सारे इवेंट्स या पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे हैं जो किसी एंड पर नहीं पहुंचते, बट जिनको अगर सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाता तो ये केस शायद फर्स्ट डे की इन्वेस्टिगेशन में ही सॉल्व हो जाता। लाइक फर्स्ट डे पर ही आरुषि के रूम में जो ब्लड स्टेन्स थे उनको बिल्कुल क्लीन कर दिया गया। एक तो पहले ही इतने लोगों के घर में घुसने से एविडेंस टेम्पर्ड हो गए थे और बचा कुचा जो मिलता वो तुम लोगों ने क्लीन कर दिया। और ये सब पुलिस की परमिशन से हुआ था बाय द वे। जो फिंगरप्रिंट्स वहां से मिले थे वो करीब 20-25 लोगों के थे, जो ऑब्वियसली किसी काम के नहीं थे। स्कॉच की जो बोतल टेबल पर मिली थी उस पर हेमराज और आरुषि दोनों का ब्लड था। 1:30 बजे के आसपास बॉडी पोस्टमार्टम से आ गई थी। सीबीआई ने बताया कि तलवार बार बार हाउस क्लीन करने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, बट नुपुर टोल्ड दैट कि पुलिस ने उनके क्लिनिक पर काम करने वाले विकास सेठी को घर क्लीन करने के लिए परमिशन दी थी, ये बोलकर कि अब उनको यहाँ से कोई भी एविडेंस इकट्ठे नहीं करने हैं। दे हैव ऑलरेडी कलेक्टेड ऑल द एविडेंसेस। 4 बजे बॉडी को क्रीमेशन के लिए ले जाया गया और पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार हो गया। इसी बीच में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो आरुषि के लिए चल रही थी और सस्पेक्ट हेमराज था, क्योंकि वही सुबह से घर से गायब था और तलवार बार बार पुलिस को फोर्स कर रहे थे कि वो अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें और नेपाल जाकर हेमराज को पकड़ कर लाए। उन्होंने इसके लिए 25,000 का रिवॉर्ड भी ऑफर किया था। पुलिस ने भी इसी थ्योरी को सही मान लिया था और वो इसी थ्योरी को लेकर आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पुलिस ने अपनी एक टीम हेमराज को ढूंढने में लगा दी थी और उससे रिलेटेड जितने भी लोग थे वो उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आरुषि की जो मैट्रेस थी और वो आइस स्लैब जिस पर उसकी बॉडी को रखा गया था, उन दोनों चीजों को तलवार के कंपाउंडर विकास सेठी, ड्राइवर शर्मा और 1-2 लोग और मिलकर छत पर रखने के लिए जा रहे थे। लेकिन सेठी ने नोटिस किया कि छत का दरवाजा लॉक्ड है। उसने घर में चाबी के लिए पूछा, बट उसको चाबी कहीं से भी नहीं मिली। तब उसने तलवार के जो पड़ोसी थे पुनीश राय टंडन, उनकी छत का उनसे एक्सेस मांगा और उन दोनों चीजों को ले जाकर उनकी छत पर रख दिया। इनकी छत और तलवार की छत बिल्कुल आपस में मिली हुई थी। जब वो लोग इस मैट्रेस को तलवार की छत पर ले जा रहे थे तो उनमें से किसी ने नोटिस किया कि स्टेयर्स पर और डोर के हैंडल पर कुछ स्टेन्स लगे हुए हैं। तो इस बारे में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। बट पता है पुलिस ने इस पर क्या रिप्लाई किया कि ये खून के धब्बे शायद उसी मैट्रेस से लगे होंगे जो तुम लोग ऊपर ले जा रहे थे, या फिर रस्ट होगा। और पुलिस ने ऊपर जाने की जहमत भी नहीं की। एक पुलिस वाले ने तलवार के एक्स कलीग मिस्टर वाशनी से ये भी कहा कि मर्डरर शायद स्टेट से भागने की कोशिश कर रहा होगा, उसी से ये स्टेन्स लगे होंगे। नाउ यू कैन इमेजिन कि किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी यहाँ पर। पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन बस अजम्पशन पर चल रही थी। सीबीआई टीम ने बाद में बताया कि राजेश के जो ब्रदर है दिनेश, उनके एक फ्रेंड थे सुशील चौधरी, उन्होंने बार बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को ये बोला कि अगर बॉडी पर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट के साइन हो तो उसको रिपोर्ट के अंदर मेंशन मत करना। बट दिनेश ने बाद में इस बात को बिल्कुल डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगेन दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट डजंट लीड एनीवेयर। सुबह आरुषि के पेरेंट्स आरुषि की एशिस को लेकर हरिद्वार में गंगा में विसर्जित करने के लिए निकल गए थे। ये जो सुशील चौधरी थे इनके काफी अच्छे लिंक्स थे, तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड को जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे उनको भी तलवार के घर पर बुला लिया था। देन दिनेश ने गौतम को स्टेयर्स पर लगे हुए खून के धब्बे दिखाए। देन गौतम आस्क्ड द इन्वेस्टिगेशन टीम व्हाई डिडंट यू चेक द स्टेयरकेस एंड टेरेस। गौतम के बोलने के बाद छत का ताला तोड़ा गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब तक चाबियां नहीं मिल रही थी। और ताला तोड़ते ही आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। छत पर खून के ड्रैग मार्क्स थे और करीब 20 फीट के ड्रैग मार्क्स के बाद एक सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी एक कूलर के पैनल से ढकी हुई पड़ी थी। ये बॉडी देखकर हर कोई हैरान था। दिनेश को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया, बट ही रिफ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पर्सन। देन राजेश और नुपुर को कॉल की गई, जो कि हरिद्वार जा रहे थे आरुषि के लास्ट रिचुअल्स के लिए। वो लोग आधे रास्ते से ही वापस आए और राजेश घर के अंदर गए और नुपुर बाहर आरुषि की आशीष के साथ गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। उन्होंने घर के अंदर जाने से मना कर दिया कि जब तक ये अस्थियां विसर्जित नहीं होंगी मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। बट बॉडी को डॉक्टर राजेश भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और वो नुपुर जी के पास वापस बाहर आए। उन्होंने बॉडी के कपड़ों का डिस्क्रिप्शन नुपुर जी को दिया और नुपुर जी ने इस पर बोला कि ये शायद हेमराज हो सकता है। अगेन दिस इज द शॉकिंग थिंग कि एक इंसान जो तुम्हारे साथ इतने लंबे टाइम से काम कर रहा है, इनफैक्ट तुम्हारे साथ ही रहता है,
तुम उसको कैसे नहीं पहचान पाए। बट बाद में ये कंफर्म हो गया था कि ये हेमराज की ही बॉडी थी। अब तक जो सबकी नजरों में सस्पेक्ट था वो खुद ही छत पर मरा हुआ पड़ा था और उसको भी बिल्कुल आरुषि की तरह ही मारा गया था। मतलब पहले किसी भारी चीज से मारा गया और उसके बाद प्रिसाइजली उसके गले को काटा गया था और दोनों की मौत भी रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही हुई थी। ये तो बात हो गई इंसिडेंट की। अब बात करते हैं एविडेंसेस, लोगों के स्टेटमेंट्स, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और दोनों सीबीआई टीम्स की बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज की। बट एज आई टोल्ड यू कि इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे, सो आगे का केस जो होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को भी रखेंगे कि जिनका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिला है। सो सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।